आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, बूढ़े बैल की यह कहानी अगर ध्यान से सुन ली तो घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। सोनाखेड़ी नाम के गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। प्रिय दर्शकों, वह किसान गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था। किसान एक कुटिया में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें खेती करके किसी प्रकार वह अपने घर का गुजारा चलाया करता था। गरीबी से वह किसान बहुत परेशान हो चुका था। उसके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता था क्योंकि उसकी थोड़ी सी जमीन में बहुत ही कम अनाज उत्पन्न होता था जो उसके परिवार को एक साल भी नहीं पूरता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उस किसान का जो पुत्र था वह पढ़ाई के लिए विद्यालय जाता है, परंतु प्रिय दर्शकों, विद्यालय की फीस जमा करने के लिए उस किसान के पास धन नहीं था। उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह अपने पुत्र को किसी अच्छे विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेज सके। अपनी गरीबी से तंग आकर वह किसान गलत मार्ग पर चला जाता है और अपने ही गांव में चोरी करने लगता है। दूसरों के घरों में डांका डालने लगता है। अब चोरी करके कुछ दिन तो उसका घर अच्छे से चलता है। उसकी पत्नी और पुत्र बड़े प्रसन्न न थे। वह स्वादिष्ट भोजन करते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं और चोरी के पैसों से वह अपने पुत्र के विद्यालय की फीस भी जमा कर देता है। इस प्रकार का जीवन जीने में उस किसान को बड़ा आनंद आ रहा था। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छे वस्त्र थे, स्वादिष्ट भोजन था। इसी प्रकार वह कुछ समय तक चोरी करता है और अपना अच्छा जीवन जीता है। परंतु प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि यह किसान रात्रि के समय चोरी करता है, जिस कारण उसकी गांव में बहुत बदनामी होती है और सभी लोग उसे गाली देते हैं। अब अगर किसी के घर भी चोरी होती तो वह सभी उस किसान को मारने उसके घर आ जाते। गांव वालों के डर से अब वह किसान चोरी करना छोड़ देता है और ऐसा करते ही एक बार फिर वह किसान गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उस किसान के पास एक बैल था जिससे वह अपने खेत में हल चलाया करता था। वह बैल बड़ा ही चतुर था और बहुत ही ज्ञानी था। नीति शास्त्र का उस बैल को बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। दर्शकों, एक दिन की बात है। वह किसान अपनी गरीबी से परेशान होकर और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। किसान कहता है कि हे भगवान, तूने मुझे कैसा जीवन दिया है। इस गरीबी से अब मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। ना तो खाने को भोजन मिलता है और ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। पुत्र की शिक्षा के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अगर मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो वह भी मेरी तरह गरीब ही रह जाएगा। प्रिय दर्शकों, किसान की सारी बातें वह बैल सुन रहा था। बैल किसान के पास आता है और कहता है कि किसान, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब किसान कहता है कि बैल, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं धनवान होना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बड़ा आलीशान मकान हो जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहूं। मुझे हर दिन स्वादिष्ट भोजन मिले। मेरा पुत्र नगर के सबसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाए, परंतु मेरी गरीबी के चलते यह संभव नहीं है। तब बैल कहता है कि किसान, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
अगर यह कहानी तुमने ध्यान से सुन ली तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। यह कहानी एक रंग को राजा बना देती है। प्रिय दर्शकों, किसान कहता है कि बैल, तुम कहानी सुनाओ, मैं पूरा मन लगा कर के कहानी सुनूंगा। प्रिय दर्शकों, बैल अपनी कहानी प्रारंभ करता है। बैल कहता है कि हे किसान, 36 वर्ष पहले की बात है। शोभापुर नाम के नगर पर राजा वीर प्रताप राज्य किया करते थे। राजा वीर प्रताप बड़े ही दयालु और नेक दिल राजा थे। वह अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं दिया करते थे, हमेशा प्रजा के हित में ही फैसला लिया करते थे। नगर की प्रजा भी अपने राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा के दरबार से कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा सबकी मुराद सुनता था और सबकी सहायता किया करता था। प्रिय दर्शकों, राजा वीर प्रताप अक्सर अपने नगर के जंगल में टहलने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, राजा अपना घोड़ा लेकर और जंगल की तरफ टहलने के लिए निकलता है। तभी राजा घुड़सवारी करता करता जंगल के बीच में जा पहुंचता है, जहां जाकर उसे किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है और कुछ दूरी पर उसे आग का धुआं पेड़ों के ऊपर दिखाई देता है। तब वह अपना घोड़ा कुछ आगे लेकर जाता है तो वह देखता है कि जंगल में किसी की चिता जल रही है और चिता के पास में एक बहुत ही छोटा बालक खड़ा हुआ है। राजा अपने घोड़े को और आगे बढ़ाता है। तब वह सुनता है तो वह बालक बोल रहा था कि माँ, आप भी मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बचा है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा और एक बहुत ही अच्छा मनुष्य बनूंगा। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, उस बालक की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा वीर प्रताप अपने घोड़े से उतरते हैं और उस बालक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बालक, तुम किससे बातें कर रहे हो और यह चिता किसकी जल रही है? तब वह बालक बताता है कि राजा साहब, मेरा नाम श्याम है। मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। यह चिता मेरी माँ की है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। मेरी माँ और मैं इसी जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। मेरी माँ ने एक बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया था। मेरे नाना जी बहुत ही गरीब थे, परंतु मेरे दादाजी इस नगर के बड़े ही जाने माने सेठ थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही धनवान थे। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से दादाजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। दादाजी को मेरी माँ कभी पसंद नहीं थी। मेरे माता पिता के विवाह के कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे पिता की मृत्यु होते ही मेरे दादाजी ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय मेरी माँ गर्भवती थी। ऐसी हालत में मेरे दादाजी ने मेरी माँ को भीख मांगने के लिए अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मेरी माँ बेसहारा हालत में लाचार होकर और जंगल में कुटिया बना करके रहने लगी। किसी प्रकार वह अपना पेट भर लिया करती थी। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरी माँ ने मेरी खूब अच्छे से परवरिश करी, कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। जंगल में जाकर मेरी माँ मीठे मीठे फल लेकर आती थी और मेरा पेट भरती थी। माँ ने मुझे कहा था कि तुझे दादाजी से भी बड़ा आदमी बनना है, बहुत धन अर्जित करना है। कुछ समय तक मैं और मेरी माँ आराम से जंगल में रह रहे थे, परंतु अचानक आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपनी माँ को प्रण दे रहा था कि माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत धन अर्जित करूंगा। प्रिय दर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे किसान, उस बालक की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा को उस बालक पर अब बहुत ही तरस आ रहा था। वह सोच रहा था कि यह बालक कितना सुंदर है, इतना मासूम है। अब यह किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगा।
मुझे इस बालक की सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद राजा वीर प्रताप उस बालक से कहते हैं कि श्याम, परंतु तुम इस जंगल में रहकर किस प्रकार अपनी माँ का सपना पूरा करोगे, किस प्रकार धन अर्जित करोगे? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेजूंगा, तभी तुम आगे चलकर धनवान बन सकोगे। राजा की बात सुनकर श्याम कुछ देर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वह कहता है कि राजा साहब, मैं आपके साथ महल में चलने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, राजा श्याम को अपने साथ घोड़े पर बैठाता है और उसे लेकर सीधा अपने महल में पहुँच जाता है। महल में जाने के बाद राजा श्याम को अपनी रानी के कक्ष में लेकर जाता है। रानी देखती है कि राजा साहब एक गरीब बालक को लेकर आ रहे हैं, जिसने फटे पुराने वस्त्र पहने हैं और जिनकी शक्ल बहुत गंदी है, जिसके हाथ पैर में बहुत मिट्टी लगी हुई है। उस बालक को देखकर वह रानी कहती है कि राजा साहब, यह बालक कौन है जिसे आप अपने महल में लेकर घूम रहे हैं? तब राजा वीर प्रताप बताता है कि रानी, इस बालक का नाम श्याम है और इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। यह बेचारा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसे अपने महल में लेकर आए हैं। आज से यह बालक हमारे साथ महल में ही रहेगा। तुम इसे नए वस्त्र दे दो और इसे अपने पुत्र और पुत्री के समान समझो। प्रिय दर्शकों, तभी राजा का पुत्र और राजा की पुत्री भी वहां आ जाते हैं। राजा के बच्चे भी अभी छोटे थे। श्याम और राजा के बच्चों में मित्रता हो जाती है और वह एक साथ खेलने लगते हैं। परंतु ऐसा दृश्य देखकर रानी को बड़ा क्रोध आता है। वह सोचती है कि यह राजा साहब ऐसा क्यों करते हैं। किसी भी राह चलते गरीबों को उठाकर महल में ले आते हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है। प्रियदर्शकों, श्याम को रानी के कक्ष में छोड़कर राजा अपनी राज दरबार में चले जाते हैं। इधर वह रानी उस बालक को एक दासी के साथ भेज देती है और कहती है कि दासी, इसे स्नान कराकर और नए वस्त्र पहना दो। प्रिय दर्शकों, अब श्याम बड़ा ही प्रसन्न था। श्याम सोच रहा था कि भगवान ने मुझे जंगल से सीधे महल में पहुंचा दिया। अब मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूँगा, मन लगाकर के शिक्षा प्राप्त करूँगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। प्रियदर्शकों, बैल आगे कहता है कि हे किसान, अब वह रानी अपने पुत्र और अपनी पुत्री के साथ उस बालक को भोजन परोसती है, परंतु वह अपने पुत्र और पुत्री को तो सोने की थाली में भोजन परोसती है और उस बालक को एक केले के पत्ते के ऊपर भोजन देती है। यह देखकर श्याम बड़ा उदास हो जाता है। वह कहता है कि रानी जी, अगर आप मुझे अपने पुत्र और पुत्री के साथ भोजन परोस रही हैं, तो मुझे भी सोने की प्लेट में भोजन दीजिए। मुझे केले के पत्ते पर भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर आप मुझे अपने पुत्र के समान समझती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तब वह रानी कहती है कि अरे बालक, क्या तुझे पता नहीं तुझे राजा साहब कहाँ से लेकर आए हैं? तू खुद को महल में आने के बाद क्या राजकुमार समझ रहा है? यह मत भूल कि तू एक गरीब है। प्रियदर्शकों, रानी के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर श्याम भोजन पर से उठ जाता है। श्याम कहता है कि रानी जी, मुझे राजा साहब अपने साथ लेकर आए थे, इसीलिए मैं आ गया।